हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 9th लेक्चर को। ओके, तो अभी तक हमने प्रोडक्शन निपटा चुका है, फ्लूइड मैकेनिक्स निपटा चुका है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम तेज़ी में निपटा रहे हैं, इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन भी हम कवर कर रहे हैं। तो 4 टॉपिक करंटली हमारे इंगेज्ड हैं, 2 जिसमें से कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा HAL और HPCL के लिए वन लाइनर की भी सीरीज़ चल रही थी और उसमें से बहुत सारे करीबन 10 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो उसको प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर लीजिएगा। स्टैटिक जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सबका कंटेंट आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 161। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ डिफरेंशियल व्हील एक्सल with D1 D capital D as diameter of the effort wheel and small d as the diameter of the larger wheel and small axle are respectively। तो उसका जो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा वो आपको ये देखने को मिलेगा, 2 कैपिटल D अपॉन D1 माइनस D2। यहाँ पे बड़ा D ही आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला है और इसको आप ऐसे ही याद रख लीजिए, क्योंकि ये एक ही जगह पूछा जाता है। अगर आपको इस पे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये मशीनरी है क्या, तो फिर मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। पर कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल आप फॉर्मूले से ही काम चला सकते हैं। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल परचेज क्रैप विंच कैन बी इंक्रीज बाय। तो ये जो सिंगल परचेज क्रैप विंच है, ये एक टाइप की लिफ्टिंग मशीन है। इसमें क्या करते हैं कि हम वही कुछ गियर्स का यूज करते हैं जिनका जो डायमीटर रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो हम कम एफर्ट लगा के और बड़े वाले गियर को ज्यादा घुमाते हैं। इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि छोटा वाला गियर जो रहता है वो कम घूमता है। सॉरी, जो छोटा वाला गियर है उसको हम कम फोर्स लगा के ज्यादा घुमाते हैं, जिसके केस में जो बड़ा वाला व्हील है वो कम घूमता है मगर ज्यादा लोड उठाता है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो इस पे बना दूंगा, मगर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मैंने नहीं आते हुए देखा क्वेश्चन इस पे। बाकी बुक में है तो मैं कवर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप ये याद रख सकते हैं कि अगर उसकी लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो वेलोसिटी रेशियो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो 62 का आपका ए हो जाएगा। अब डिफरेंशियल पुली block has a larger and the smaller diameter of 180 mm respectively। वेलोसिटी रेशियो बताना है तो अपन ने देखा था 2d माइनस डी, ये फॉर्मूला था पहले ही क्वेश्चन का। वही फॉर्मूला आपको लगाना है, 2 इंटू 100 माइनस तो 100 माइनस 80 हो जाएगा 20। तो 20 से ये 10, यानी कि बी का ऑप्शन आ जाएगा। 64, a single threaded worm and worm wheel, the number of teeth on a worm is 50 and उसके जो डायमीटर है बड़ा वाला वो है आपका 100 mm और लोड ड्रम का जो डायमीटर है वो 50 mm है। तो वेलोसिटी रेशियो बताना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल डी इंटू टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ये फॉर्मूला याद रखिए, इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50। ये हमारा कितना था, 100 था। ये हमारे 50 टीथ थे और स्मॉल डायमीटर हमारा 50 था। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 100 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन अ वर्म geared pulley block, if the number of teeth on the worm wheel is doubled, then the velocity ratio also doubled। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि अगर टीथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टीथ डबल करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। तो 65 का ए। वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल सिंपल स्क्रू जैब with P as pitch and length of arm is L। तो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πL/P। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑल स्टील ट्रस ऑफ अ ब्रिज हैव वन ऑफ दियर एंड रोलर में एंड रोलर सपोर्ट होता है और एक हिंज सपोर्ट होता है। द मेन एडवांटेज ऑफ सच अ सपोर्ट इज द ट्रस रिमेन स्टेबल। अब देखिए, कुछ जब ट्रस बनाते हैं ना तो उसमें एक को हम कर देते हैं हिंज और एक को हम लगा देते हैं रोलर सपोर्ट। अब इस तरीके से क्यों करते हैं कि अगर इस पे कोई फोर्स आएगा और अगर यहाँ पे भी हमने हिंज रखा है तो दोनों साइड से वर्टिकल रिएक्शन आएंगी। पर अगर इस साइड से हमने रख दिया तो ये जो रोलर है यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देगा, ये स्लाइटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या हमें कोई रिएक्शन नहीं देगा।
तो उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस आएंगी वो कंपेरेटिवली कम आती हैं। स्ट्रेस कंपेरेटिवली कम आएंगी तो ये स्टेबल रहेगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। द फ्रेम स्ट्रक्चर इज परफेक्ट। देखिए फ्रेम स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दो टाइप्स के देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका परफेक्ट और एक होगा आपका इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के लिए जो केस होगा वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, जहां पे n क्या होगा, n होंगे नंबर ऑफ लिंक्स, तो ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ लिंक्स, जितने उसमें लिंक्स होंगे। j हो जाएंगे नंबर ऑफ जॉइंट्स। इम्परफेक्ट के केस में ये बराबर नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा 2j माइनस 3 से। अब इम्परफेक्ट में दो केसेस इस तरीके से बन जाएंगे। एक होगा आपका डेफिशिएंट। डेफिशिएंट में क्या होगा, जैसे कि नाम बता रहा है n जो होगा वो कम होगा 2j माइनस 3 से, थोड़ी डेफिशिएंसी होगी। और दूसरा होगा रिडंडेंट। इसमें जो n होगा वो ज्यादा होगा। रिडंडेंट है मतलब एक्स्ट्रा है, कोई काम का नहीं है, निकाल भी दोगे तो चलेगा। 2j माइनस 3 फ्रेम जो रहेगा वो स्ट्रक्चर ही रहेगा। तो ये इतनी थ्योरी, अगर आपको इतने फॉर्मूले आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर परफेक्ट है तो वो इक्वल टू हो जाएगा 2j माइनस 3 का। तो नंबर नंबर ऑफ मेंबर्स यानी नंबर ऑफ लिंक्स, जिसको मैं n से डिनोट कर रहा हूँ, वो इक्वल होगा 2j माइनस 3 का। तो आपका 68 का ए ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेम स्ट्रक्चर जो इम्परफेक्ट होगा, अब देखिए जो इम्परफेक्ट है उसमें मैंने दोनों केसेस बताए, डेफिशिएंट भी होता है, रिडंडेंट भी होता है। तो आपको लेस देन वाला केस भी देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन वाला, मतलब आइदर ऑफ बी एंड सी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रिडंडेंट फ्रेम को हम इम्परफेक्ट फ्रेम भी कहेंगे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 3 है, 1 2 3, तो n की वैल्यू 3 हो गई। और जॉइंट्स की बात करूं तो 1 2 3 जॉइंट्स हैं, तो 3 हो गया। फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, n इज इक्वल टू 2j माइनस 3, 2 इंटू 3 माइनस 3, तो मेरा 3 आ जाएगा। और n की वैल्यू भी क्या है, 3 है, यानी कि एक परफेक्ट फ्रेम है। फ्रेम स्ट्रक्चर, द फोर्स ऑन द बीसी। अब देखिए बीसी में है तो थोड़ा सा आप अपना इमेजिनेशन भी यूज करिए। इमेजिन करिए इस ट्रस को, तो आपको ऐसा लगेगा कि जब मैं इसको यहां से नीचे खींचूंगा तो ये जो बीसी वाली जो लाइन है ना, ये चाहेगी कि मैं ऊपर चला जाऊं। और जब ये ऊपर जाएगा तो इस पे कंप्रेसिव लोड आएगा। अगर आपको इतना इमेजिन अभी नहीं भी हो पा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कोई भी डायरेक्शन रख दीजिए, जो डायरेक्शन होगी एक्चुअल में वो आपको आ जाएगी। जैसे इस केस में मैं मान रहा हूं कि इस वाली जो लिंक है इसमें आएगा टेंसाइल फोर्स, इसमें आएगा कंप्रेसिव फोर्स। ये मेरे को देख के समझ में आ रहा है, आपको भी आ जाएगा अगर आप 150 क्वेश्चन ऐसे लगा लेंगे। तो इस केस में देखिए, इसका मैं लामीज थ्योरम से करूं तो नीचे की तरफ W है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो ऊपर की तरफ टेंसाइल लग रहा है, मतलब ये अपने आप को इसको खींच रहे हैं, तो स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगी वो चाहेंगी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊं, तो BC ऊपर की तरफ होगा। इसमें लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, इसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर स्ट्रेस चाहेगा कि ये जो ट्रस है वो चाहेगा कि मैं फैल जाऊं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ये जो एंगल है ये हमारा है 60 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60। अब हमें क्या लगाना है, BC लगाना है। तो BC डिवाइडेड बाय साइन, BC को छोड़ के इन दोनों के बीच का जो एंगल है तो वो कितना है, साइन 90। BC अदर टू के बीच का एंगल है ना। और हमें पता है क्या है, W पता है, W के रिस्पेक्ट में लगाना है। तो W को छोड़ के इन दोनों का देखें तो 180 साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 हो जाएगा साइन 60। और साइन 90 कितना होता है, 1। और 180 माइनस 60 तो साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2W बाय √3। तो आपका
और मैंने बोला कि ये टेंशन में है। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिया था, टेंशन नहीं मैंने लिया था, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, मतलब वो भी टेंशन में ही है। तो आपका 172 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब अगर इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द फोर्स ऑन द AC इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स अलोंग BC। जितना फोर्स AC में है उतना ही BC में भी है, ये बोल रहा है। आप यहाँ पे लामीज थ्योरम लगाएंगे हम। अब देखिए ये पॉइंट है मेरा C, यहां से टेंसाइल फोर्स लग रहा था, टेंसाइल फोर्स लग रहा था तो मतलब कि इस डायरेक्शन में। अब DC हमें पता नहीं, पर मुझे लग रहा है कि ये टेंसाइल होगा। जब ये इसको नीचे इधर खींचेंगे तो ये भी खींचेगा इधर साइड, तो इसमें आएगा टेंसाइल फोर्स। तो ये मैं DC को इस तरीके से मान लेता हूँ। और इसमें जब ये नीचे आएगा तो इसमें भी मेरे को लग रहा है टेंसाइल आएगा। इस तरीके से मैं AC ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में। ओके, अब ये जो बीच का एंगल है ये 60 डिग्री है, ये यहाँ पे इस तरीके से 60 था, तो ये भी 60 डिग्री होगा। और बाकी का जो होगा वो 3 वो आपका हो जाएगा ये 90, 90 प्लस 60, 60, और ये कितना हो जाएगा फिर, ये भी 60 हो जाएगा। फिलहाल हमें देखना है कि AC डिवाइडेड बाय साइन। अब AC को छोड़ के बाकी दोनों के बीच में कितना है, तो हो जाएगा 180 प्लस 60। और BC की बात करूं तो इन दोनों के बीच का एंगल तो हो जाएगा साइन 60। तो 180 प्लस 60 कितना होगा, माइनस साइन 60, और ये भी साइन 60। तो न्यूमेरिकली दोनों बराबर है। पर देखिए मैंने अगर पहला अपना एजम्पशन गलत लिया था, इसकी वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आप कुछ भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप बस मैथमेटिक्स सही लगाइए तो मैथमेटिक्स अपने आप जवाब दे देगी। तो आपका 173 का ए हो जाएगा। 174, a frame structure as shown in figure 1.47, the force in the member AB is the force in the अब बताइए फोर्स जो AB में है वो कितने टाइम होगा फोर्स AC में। तो अगर मैं AB की बात करूं, मतलब ये वाला, तो और AC जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल है BC के, है ना। पिछले क्वेश्चन में देखा कि AC और BC का न्यूमेरिकली इक्वल है। अब यहाँ पे BC इस तरीके से है, बीच में एंगल 60 है ना। ये C है, ये B है, यहाँ पे A है। तो BC का cos 60 लेंगे, तो BC cos 60 न्यूमेरिकली इक्वल होगा AC के, है ना। और cos 60 कितना होता है, 1/2। यानी कि द फोर्स इन द मेंबर AB, AB, AB सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC की जगह AB आ जाएगा, गलती हो गई। फोर्स इन द मेंबर AB इज हाफ द मेंबर ऑफ BC, और BC किसके बराबर है, AC के, तो AC का भी हाफ होगा। तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। इन अ फ्रेम स्ट्रक्चर 1.47, द फोर्स इन द मेंबर CD इज टेंसाइल इन नेचर। CD जो है वो टेंसाइल इन नेचर है। तो C पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूं मैं। टेंसाइल है मतलब कि इधर की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए, तो ये CD फोर्स है। और ये मुझे पता है कि इसका मैं क्या करूंगा, कुछ भी ले लो, क्या फर्क है, मैथमेटिक्स से ही जवाब दे देगी। इसमें मुझे पता है कि ये टेंसाइल है, तो इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा BC। ठीक है, तो CD, और CD के नीचे साइन आएगा, साइन कितने का आएगा, इन दोनों के बीच का एंगल अदर टू, तो ये 60 डिग्री है, इज इक्वल टू BC मुझे पता है टेंसाइल है, और BC छोड़ के इन दोनों के बीच का एंगल तो वो भी साइन 60। तो BC जो है वो फोर्स इन CD के बराबर है, और दोनों ही टेंसाइल नेचर के। तो आपका ए ऑप्शन होगा। A frame structure as shown in figure 1.48, the forces
इन द मेंबर ए बी एंड बी सी आर। तो फिर से हम वही करेंगे। देखिए डब्ल्यू क्या है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, बहुत बढ़िया। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जब ये नीचे जाएगा तो ये वाली जो लेंथ है ये खींचेगी, तो इसमें टेंसाइल फोर्स आएगा। तो टेंसाइल दिखा देता हूँ, ए बी। ये मेरा एजम्पशन है, मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये नीचे जाएगा तो इस पे कंप्रेसिव लोड लगेगा, तो कंप्रेसिव लोड लगेगा तो मैं बाहर की तरफ दिखा दूंगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा सी बी या बी सी। बी सी लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके। अब देखिए ये 30 डिग्री का एंगल था, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो कि बी सी साइन बी, अब देखिए बीसी को दो का पार्ट में रिजॉल्व कर देंगे। इस साइड हो जाएगा बी सी कॉस 30 और ऊपर की तरफ हो जाएगा बी सी साइन 30। और बी सी साइन 30 जो होगा वो डब्ल्यू के बराबर होगा। तो बी सी साइन 30 डब्ल्यू के बराबर होगा। और साइन 30 कितना होता है, 1/2, उधर जाएगा तो 2W आ जाएगा। तो बी सी आ जाएगा 2W। और मैंने क्या मान रखा है बी सी को, कंप्रेसिव। तो बी सी 2W कंप्रेसिव, यानी कि ये हो सकता है या तो नन ऑफ दीज हो सकता है। ठीक है। और दूसरा क्या बचा, ए बी। ए बी को मैंने मान रखा है टेंसाइल, और ए बी इज इक्वल टू बी सी कॉस 30। और बी सी को, बी सी कितना है 2W, कॉस 30 कितना होता है √3/2। 2 से 2 गया तो √3W, और मैंने इसको टेंसाइल ही माना था, तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए लामीज थ्योरम भी मैंने बता दिया आपको, और जिस तरीके से जो फोर्सेस है उनको रिजॉल्व करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड मैंने आपको कवर कर दी। फिर कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बचे। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है, देखिए फोर्स वेक्टर होता है। स्पीड जो है वो, स्पीड जो है वो होती है स्केलर, वेलोसिटी होती है आपकी वेक्टर, एक्सेलरेशन भी वेक्टर। तो यहाँ पे जो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी होता है, बचपन से पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब वेक्टर है, मतलब सारे के सारे वेक्टर है। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, ये होता है एक्सेलरेशन। नेगेटिव होगा मतलब इसको मैं -1 मान लेता हूँ फिलहाल। माइनस अगर मैं मानूंगा तो ये माइनस थी, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब वी फाइनल जो है वो कम है, और कम जब ही होगा जब रिटार्डेशन होगा। सिंपल सी चीज है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बने रहिए स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।